This is an indie podcaster production. राजू बहुत डरा हुआ था। राजू जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा, बस मुझसे फिर कुछ नहीं देखा गया। मैंने सीधे घर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। भाड़ में जाए दोस्ती, दोस्ती की कस्में, उस पर बनी सारी की सारी झूठ फिल्में, सब झूठ है। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो हम बढ़ चले हैं सीजन 3 के आखिरी 2 एपिसोड्स की तरफ। जैसे जैसे हम आपको ऐसा कहते हैं, वैसे ही आपसे न मिल पाने का ख्याल हमें उदास करता है। हमारा प्रयास आप तक जानी अनजानी कहानियां लाने का उन नए पुराने लेखकों की रचनाओं से मिलवाने का सफल हुआ या नहीं। जिस उद्देश्य से ये शो शुरू हुआ, वो आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं, ये तो आप ही हमें बता सकते हैं। तो बस आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। हमें जरूर लिखें hello@piyushagarwal.com पर या एप्पल पॉडकास्ट पर अपना रिव्यू डालें। तो दोस्तों, अब सीजन का अंत है, तो वो भी कुछ दमदार होना चाहिए, ताकि जब भी आप हमारी ये कहानियां सुने तो एक हल्की ही सही मुस्कान आपके चेहरे पर बिखर जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम ले आए हैं आपके लिए आज के जाने माने लेखक और अभिनेता मानव कौल जी की लिखी कहानी प्रेम कबूतर। ऐसा प्रेम जिसमें आदमी कबूतर बन जाता है। 3 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी हम 2 भाग में पढ़ेंगे। एक भाग आज और एक भाग अगले सप्ताह, सीजन के फिनाले एपिसोड में। मानव कौल एक भारतीय फिल्म अभिनेता, नाटककार, लेखक, फिल्म निर्देशक तथा मंच निर्देशक हैं। इन्होंने 1999 में सिनेमा जगत में कदम रखा था। इनका जन्म जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में हुआ। इन्हें फिल्म फेयर में तुम्हारी सुलू और सोना में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नामांकित किया गया है। अब और ज्यादा तो इनके बारे में क्या ही कहें, इनके बारे में कौन नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर प्रेम कबूतर के पहले भाग के साथ। प्रेम कबूतर, मानव कौल। मैं हमेशा से सलीम को देखकर रश्क करता था। सुबह सुबह वह रोज मैदान में हमें बुला लेता। मैं राजू को अपने साथ घसीट लेता। राजू की चाय की दुकान थी, जिस पर मेरी दोपहरें बीतती थी। सलीम कपड़े सिलता था, पर हमेशा लगता था कि वह कुछ और करेगा। उसमें कुछ बात थी। जब तक सलीम आ नहीं जाता, हम मैदान की सीढ़ियों पर बैठे बतियाते रहते। मुझे अब आश्चर्य होता है कि कितनी बातें थी हमारे पास, और सारी बातों में देर तक की हंसी छिपी होती थी। मैं और राजू घंटों बतिया सकते थे। फिर सलीम फुटबॉल लेकर आता और हम दोनों को घंटों नचाता रहता। राजू बहुत बोलने पर भी चप्पल पहनकर मैदान में आता था। मेरे पास गोल्ड स्टार के 150 रुपए वाले जूते थे, जिन्हें बहुत मनोबल के बाद मेरे बाप ने दिलाए थे। उन जूतों पर एक भी खरोच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए शायद मैं कभी बहुत फुटबॉल नहीं खेल पाया। सलीम के पास फुटबॉल के जूते थे, नुकीले वाले। उसका कद छोटा था, घुंघराले बाल थे, जिन्हें वह हर कुछ महीने में अलग अलग अंदाज में कटवाता था। मैं चाहता था कि मेरे बाल भी घुंघराले हो जाएं, पर मेरे बाल झाड़ू की तरह थे। सारे के सारे मेरी आंखों में घुसना चाहते थे। मेरा कद भी मुझे ज्यादा लगता था। सलीम अपने सारे हुनर दिखाने के बाद हमें चाय पिलाता था। राजू की चाय दुकान बाजार में थी। हम मैदान के पास मदन की चाय पीते थे। वह सलीम से पैसे नहीं लेता था, या शायद सलीम का खाता चलता था, या वह सलीम को उतना ही पसंद करता था जितना मैंने कभी सलीम को पैसे देते हुए नहीं देखा। चाय के वक्त सलीम बोलता था, मैं और राजू चुपचाप आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते रहते थे। चाय के बाद वह मजार की तरफ हमें घुमाने ले जाता। वहां साइकिल पर कुछ लड़कियां निकला करती थी, जिनमें से एक को सलीम पसंद करता था। यह एक तरह का खुफिया काम था, जिसमें मुझे बहुत मजा आता था। सलीम हमें मजार की दीवार के पीछे रुका देता। फिर साइकिल से 2 लड़कियां स्कूल जाती हुई निकलती। सलीम रोड पर कुछ इस तरह चलने लगता मानो वह किसी काम से वहां से गुजर रहा हो।
पहली लड़की तेज पैडल मारती हुई आगे निकलकर पुलिया के पास खड़ी हो जाती और दूसरी लड़की सलीम से कुछ आगे जाकर किनारे पर साइकिल खड़ी कर देती। दोनों कुछ देर मुंह ही मुंह में बुदबुदाते, कुछ देर चुप्पी, खुफिया तरीके से इधर उधर देखना कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। उसके बाद वह होता प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम पत्र का आदान प्रदान। वह पूरा होते ही सलीम हमारी तरफ चला आता। दोनों लड़कियां साइकिल पर बरगद और पीपल के पेड़ों में खो जाती। सलीम जिस लड़की को पसंद करता था, मैं भी उसी लड़की को पसंद करने लगा। नहीं, महज पसंद नहीं करने लगा, वह मेरे सपनों में आने लगी थी। मैं उससे अपने सपनों में घंटों बातें करता था, पर मैं उसे इतना ज्यादा पसंद क्यों करता था, इसका कारण मुझे नहीं पता। शायद इसलिए कि वह सलीम की थी और मैं सलीम को बहुत पसंद करता था। पता नहीं। दूसरी लड़की मुझे देखती थी, पर राजू को लगता था कि वह उसे देखती है। अभी तक हम दोनों तय नहीं कर पाए थे कि वह देखती किसे है। फिर हमारा काम होता उस प्रेम पत्र को पढ़ना। पुलिया पर सलीम खड़ा हो जाता, हम नीचे खड़े रहते और सलीम जोर जोर से उस लेटर को पढ़ता। सलीम, फिर एक दिल का निशान। तुम ठीक होगे, मैं भी ठीक हूं। अच्छा सुनो, तुम घर के सामने मत रुका करो, भाई को शक है। वह 2 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। वह नारंगी वाली शर्ट मत पहना करो, लफंगे लगते हो। वह लाल शर्ट क्यों नहीं पहनते, अच्छी तो लगती है वह। कल मुझे गट्टू ने रोक लिया था, कहता था फ्रेंडशिप कर लो। मैंने कहा पहले मुंह धोकर आ। वह बहुत पीछे रहता है। अगली बार मिलो तो लाल शर्ट पहनकर आना, बाकी सब ठीक है। मेरी दोस्त तुम्हारे दोस्त को पसंद करती है, लेटर देने को कह रही थी। मैंने कहा कि रुक जा, पहले सलीम से पूछती हूं। बोल दूं, दे दे लेटर, बाकी बाद में। मीनाक्षी। राजू मोटी मूछ रखता था, बालों में मेहंदी लगाता था। कद में हम दोनों से लंबा और अखाड़ा जाने की वजह से उसका शरीर बहुत सख्त हो गया था। प्रेम पत्र को सुनते वक्त उसका मुंह खुला रहता, आंखों में चमक रहती। उसे विश्वास नहीं था कि कभी कोई लड़की उसे प्रेम पत्र लिख सकती है। उसे लगता था यह सिर्फ फिल्मों में होता है या सलीम के साथ। लड़कियों को लेकर सलीम सबसे ज्यादा अनुभवी था। मीनाक्षी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल की एक टीचर से भी वह प्रेम पत्र का आदान प्रदान करता था। पर इस बार राजू और मेरा उत्साह बहुत ज्यादा था। मीनाक्षी की दोस्त किसको पत्र देना चाहती है? राजू ने जिस तरह मुझे देखा था, उसकी आंखों में हार थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। यह उस समय की बात है जब दोस्ती की फिल्में बहुत आती थी। हम सब भी दोस्तों पर कुर्बान हो जाने के बहुत से कारण ढूंढते रहते थे। मुझे एक कारण मिल गया था। मैंने राजू से कहा, मुझे नहीं अच्छी लगती वह लड़की। तो तू क्यों ऊंचा कुछ चक्कर झांकता है? जब वह निकलती है तुझे पीछे छुपा रहना चाहिए, तो आज यह समस्या ही नहीं होती। वह अभी तक मुझे लेटर दे चुकी होती। राजू ने यह बात हंसते हुए कही, पर मैं शब्दों के पीछे की उसकी पीड़ा समझ सकता था। वह हम दोनों से उम्र में बड़ा था। हम दोनों अभी भी स्कूल में थे, जबकि राजू स्कूल छोड़ चुका था। इस बात का समाधान सलीम ने किया। उसने कहा, अम्मा, इससे पहले लड़की चुने तू चुन ले। राजू और मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सलीम का सुझाव था कि राजू पहल करे, वह लेटर लिखकर उसे दे दे। उसी वक्त सलीम ने अगले दिन का समय तय कर दिया। राजू कल सुबह उस लड़की को प्रेम पत्र देगा। राजू की हड़बड़ाहट में देख सकता था, वह बौखला गया। उसने कहा, सुनो, मुझे आज जल्दी दुकान खोलना है, मैं चलता हूं, सुबह मैदान में मिलेंगे। और राजू भाग लिया। मैं और सलीम एक दूसरे को देखकर हंस दिए। दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली बात अपनी जगह सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे दिन भर अजीब सी जलन होती रही। मैंने कई बार खुद प्रेम पत्र लिखने के बारे में सोचा, पर हर बार शुरुआत प्रिय मीनाक्षी से हुई। सलीम इन सब में माहिर था, पर राजू और मैं एक ही नाव पर सवार थे। अभी लग रहा था कि कल सुबह राजू उचक कर सलीम की नाव में चला जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा। एक अजीब सा भय मेरे भीतर पल रहा था। मुझे लगने लगा जैसे कोई इतिहास लिख रहा है, कोई आदमी। इन छोटी बेमतलब की चीजों का इतिहास। कई साल बाद यह कहा जाएगा कि सलीम प्रथम था, राजू दूसरा
और सुनील, जिसे चांस तो मिला पर दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली फिल्मों के चक्कर में वह तृतीय रहा। अब अकेला और हमेशा के लिए तृतीय। मैंने सोचा कल इन दोनों के पहले उन लड़कियों के मजार पहुंचने से पहले मैं उस दूसरी लड़की को एक प्रेम पत्र पकड़ा दूं, पर मैं तो प्रेम पत्र मीनाक्षी को देना चाहता था। पिताजी बाहर के कमरे में अपने पत्रकारिता के काम में व्यस्त थे। मैं धीरे से जाकर उनके टेबल से एक कोरा कागज उठा लाया। जब मैं अपने कमरे में आ गया तो पीछे से आवाज आई, अब यह उम्र जहाज बनाने की नहीं है, कुछ पढ़ लो। पिताजी की पत्रकारिता वैसे ही चलती थी जैसे गांव में काफी चीजें चलती है। राजू की चाय की दुकान, सलीम की टेलर शॉप, वह इसका दोष मेरी मां को देते हैं। मैं तो दिल्ली जा रहा था पर उस मनहूस के कारण यहीं टिका रहा। मेरी मां को मरे सालों गुजर गए हैं। पिताजी कहते हैं कि उनका भविष्य मां की बीमारी खा गई। मुझे मां की बहुत भीनी सी याद रह गई है और धीरे धीरे वह याद मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में बदलती जा रही थी, जो बाहर कमरे में लगी है, जिस पर साल में एक बार नई फूलों की माला टंगती है। हर साल नई माला लाने के टंटे से बचने के लिए एक दिन पिताजी प्लास्टिक की माला ले आए। मैंने सोचा मैं खुद फूलों की नई माला लाकर यह प्लास्टिक की माला एक दिन फेंक दूंगा, पर वह दिन हमेशा कल पर टलता रहा और मुझे भी अब प्लास्टिक की माला ठीक लगने लगी। कोरे पेपर पर मुझसे मीनाक्षी नाम नहीं लिखा गया, सो मैंने मीनाक्षी मन में कहा और अपनी छोटी सी बात उसमें लिखने लगा। प्रिय, मन में मीनाक्षी, मुझे साइकिल अच्छी लगती है। पिताजी से कई बार कह चुका हूं, वह अगले साल पर बात टाल देते हैं। तुम अच्छी साइकिल चला लेती हो, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। एक दिन मैंने पप्पू की साइकिल की चेन चढ़ाई थी, पूरे हाथ काले हो गए थे, पर मैं चेन चढ़ाना सीख गया। कभी कभी पप्पू के साथ साइकिल पर हवा डलाने भी जाता हूं, तब वह मुझे पीछे बिठा लेता है, पर मुझे साइकिल पर आगे बैठना अच्छा लगता है। आगे मैं राठौड़ अंकल के साथ बैठा हूं। बहुत पहले साइकिल जब बारीक बजरी पर चलती है तो मुझे उसकी करच करच आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं साइकिल सीखूंगा। कैंची चलाना एक बार शुरू किया था पप्पू के साथ, पर पप्पू साइकिल नहीं देता है। तुमसे अगर फ्रेंडशिप हो गई तो तुम्हारी साइकिल पर सीख सकता हूं। लेडीज साइकिल आसान होती है अगर साइकिल चलाना सीखना हो तो, ऐसा पप्पू कहता है। बाकी सब ठीक है। अपना नाम भी आखिरी में नहीं लिखा। उस पन्ने को तह करके मैंने अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। मुझे डर लगा कि मैंने इसमें पप्पू और राठौर अंकल का नाम लिख दिया है, कहीं मैं फंस न जाऊं। पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा कि मैं यह पत्र मीनाक्षी को दे दूं। अगली सुबह मैदान में राजू चुप था। हम दोनों पहली बार चुप रहकर सलीम का इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था कि उसकी जेब में प्रेम पत्र है, उसका पहला प्रेम पत्र। इस बार मेरी जेब में भी मेरा पहला प्रेम पत्र था। इतिहास लिखने वाला आदमी अभी तक मुझे तीसरे स्थान पर नहीं डाल सकता था। क्या राजू, तो सब ठीक? हाँ। तो क्या चल रहा है? क्या चलेगा? चुप्पी। पहली बार राजू दोस्त नहीं था, वह अपनी बात कहने के लिए सलीम का इंतजार कर रहा था। वह मुझसे कुछ दूर बैठा था, पता नहीं क्यों मुझे यह बात बहुत असहनीय लग रही थी। मैं मैदान में दौड़ने लगा। सलीम आया तो राजू ने फुटबॉल खेलने से भी इनकार कर दिया। मैं और सलीम कुछ देर तक खेलते रहे, फिर हमारा मज़ार की तरफ जाने का वक्त हो गया। राजू सिर्फ सलीम से बात कर रहा था। सलीम, मुझसे नहीं लिखते बना। क्या? लेटर? अरे यार, कुछ भी लिख देता। नहीं यार, नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? सलीम ने चिंता जाहिर की और मेरी तरफ देखा। राजू हमसे उम्र में बड़ा था, पर इस वक्त बहुत दयनीय लग रहा था। बस यहीं मैं फिल्मी चक्कर में फंस गया। क्यों मैंने दोस्ती की इतनी फिल्में देखी थी, अब पछताने लगा। कुछ भी कह लो, मौका तो यही है दोस्ती पर कुर्बान हो जाने का। सो मैंने अपनी जेब से अपना लेटर निकाला और सलीम को दे दिया। यह क्या है? लेटर। अच्छा, बच्चों कंपटीशन? हाँ। नहीं, मुझे पता था राजू नहीं लिख पाएगा, सो मैं लिख लाया उसके लिए। बलिदान, सच्चा दोस्त, त्याग,
मेरे भीतर पता नहीं यह कहते ही क्या क्या हो गया। मेरी आंखें छलक आई। राजू ने मुझे गले लगा लिया। हम सब पुलिया पर पहुंचे और लेटर पढ़ा। ए यह पप्पू कौन है बे? सलीम ने जल्दी से लेटर पढ़ते हुए पूछा। पप्पू मेरे मोहल्ले में रहता है। अच्छा, तूने सच में यह राजू के लिए लिखा है? जब तक राजू अपना नाम लिख रहा था तब तक सलीम ने मुझसे पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अबे लड़की का नाम क्या है? राजू ने पूछा। लड़की का नाम किसी को नहीं पता था, सो तय हुआ कि राजू पेन लेकर जाएगा, उससे फ्रेंडशिप की बात कहेगा। अगर वह हां कर देगी तो वहीं उससे उसका नाम पूछकर वहीं लेटर में लिखेगा और उसे लेटर दे देगा। लड़कियां साइकिल पर आई। इस बार मीनाक्षी को देखकर भीतर अजीब सी टीस उठी। सिर्फ मैं जानता था कि लेटर मैंने मीनाक्षी के लिए लिखा था। दूसरी लड़की आगे जाकर रुक गई। मैं दीवार के पीछे छुपा रहा। इस बार राजू और सलीम दोनों निकले। दोनों की जेब में एक एक लेटर था। इतिहास लिखने वाला अब हंस रहा होगा। मैं तीसरा था। तीसरे पायदान पर मेरा दर्द भरा गाना चल रहा था। राजू बहुत डरा हुआ था। राजू जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा, बस मुझसे फिर कुछ नहीं देखा गया। मैंने सीधे घर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। भाड़ में जाए दोस्ती, दोस्ती की कस्में, उस पर बनी सारी की सारी झूठ फिल्में, सब झूठ है। साला एक तो जख्म खाओ और ऊपर से उस पर नमक भी खुद ही छिड़को। बस सलीम को जो समझना है समझे। राजू अपनी मूंछों के साथ जाए भाड़ में। मैं अब नहीं रुकता। मैं दौड़ता रहा, बस दौड़ता रहा। दोपहरें बहुत अजनबी सी लगती है कभी, जैसे आज की दोपहर। लगता ही नहीं कि यह मेरी जी हुई जिंदगी का हिस्सा है। मैं किचन और बाहर के कमरे में भीतर बाहर करता रहा। पिताजी अपनी डेस्क पर बैठे कुछ पन्ने काले कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, आकर्षण हमेशा उसका है जो हमारी हद से परे है। हद में आते ही वह दूध में पानी की तरह घुल जाती है। मैं हतप्रभ सा बाप के सामने खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैं घर से निकल लिया। मेरे दिमाग में राजू का लेटर देना चल रहा था। क्या हुआ होगा? क्या उसने राजू को पसंद कर लिया होगा? क्या मीनाक्षी भी राजू को पसंद करने लगी होगी? मैं राजू की चाय की दुकान पर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। सलीम चाय सुड़क रहा था और राजू बहुत खुश था। उसके जीवन में पहली बार ऐसा कुछ चमत्कार हुआ था। कल उस लड़की ने लेटर देने का वादा भी किया था। इस बीच मैं बार बार खुद से पूछ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मीनाक्षी ने सलीम को लेटर नहीं दिया। उसने पहली बार सलीम के मुसलमान होने का जिक्र किया, जिस पर सलीम बहुत हंस रहा था। मैं भी हंस रहा था, पर राजू ने कहा कि इसमें वह गलत थोड़ी ही कह रही है। वह पंडित है और तू मुसलमान, सही थोड़े ही है यह। हम तीनों में इस किस्म की बातें नहीं होती थी। इस बात पर सलीम और मैं हंस दिए। बात वहीं खत्म हो गई। मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। मैं अपने कमरे में ज्यादा वक्त बिताने लगा। कहानियां पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। धर्मयुग हमारे घर लगातार आती थी। उसमें कहानियां, कविताएं मुझे बड़ी दिलचस्प लगती। हर कहानी को पढ़ने के बाद लगता कि लगभग सभी कहानियां हमारे गांव के बारे में ही हैं। मैं इन सारे पात्रों को जानता हूं। इन बातों को लेकर जब भी मैं राजू या सलीम से मिलता तो वह चुपचाप ताकते हुए मेरी बातें सुनते। शायद यही एक समय था जब दोनों मेरी बातें सुनते थे। मैं जानबूझकर विदेशी लेखकों की कहानियों के बारे में उन्हें बताता था। वह हतप्रभ रह जाते। रेणु के सामने मायाकोव्स्की का जोर ज्यादा पड़ता था। मैं उनके चेहरे देखकर खुश हो जाता था। यह एक तरीके का बदला था जो मैं तुच्छी बातों के इतिहासकार से ले रहा था। वहां उसने मुझे तीसरा स्थान दिया था, पर कहीं एक ऐसी जगह थी जहां मैं प्रथम हो सकता था। वह थी यह कहानियों की बातें करना। यहां मैं प्रथम था और दूसरे और तीसरे नंबर के लिए अब राजू और सलीम लड़े। मुझे क्या करना है, उनकी वह जाने। एक दिन राजू भागता हुआ मेरे पास आया। ये पप्पू कौन है? राजू ने सीधे पूछा। पप्पू कौन है? राजू क्या पूछ रहा है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं और तू मुझसे पूछ रहा है। तू क्या पूछ रहा है? यह पप्पू कौन है जिसका जिक्र तूने लेटर में किया था? ओ, अरे वह कोई नहीं, वह मेरे मोहल्ले में रहता है। उसका जिक्र करने की जरूरत क्या थी?
अरे मुझे क्या पता, मैंने एक तो तेरी मदद की। राजू पसीने पसीने था। उसके हाथ में लेटर था। उसने अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला जिसमें पॉन्ड्स पाउडर लगा हुआ था। उसने उसे अपने पूरे चेहरे पर घिसा और मुझे वो लेटर पकड़ा दिया। मैंने लेटर पढ़ा। मैंने मीनाक्षी को तुम्हारा लेटर पढ़ाया था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने उसे तुम्हारा लेटर पढ़ाया? वह मेरी पक्की सहेली है। वह मुझे सलीम के सारे लेटर पढ़ाती है। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। तुम जैसे बात करते हो उससे तुम्हारा लेटर बहुत अलग है। लेटर अच्छा है, मीनाक्षी को भी अच्छा लगा। पप्पू तुम्हें साइकिल चलाने क्यों नहीं देता? क्या पप्पू तुम्हारा दोस्त है? जब वह सिर्फ हवा डलाने साथ ले जाता है तो तुम साइकिल चला लिया करो, उसे पीछे बैठाओ। मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं देती, अपनी बहन को भी नहीं। तुम अगर नदी पर शाम को जाओगे तो बताना। मैं रोज काले महादेव के दर्शन को 6 बजे जाती हूं, पर वहां बहुत भीड़ होती है। तुम दूर रहना। तुम अपनी पैंट में बेल्ट क्यों नहीं बांधते हो? नीना। मैंने देखा राजू ने अपनी पैंट में बेल्ट बांधी हुई है। प्यार आदमी को कबूतर बना देता है, मेरा बाप ऐसा कहता है। मैं बहुत खुश था कि मीनाक्षी को लेटर बहुत पसंद आया। मैंने राजू से कहा कि रुक, मुझे समय दे, मैं लेटर लिखता हूं। मैं फिर पिताजी के टेबल पर से एक सफेद कागज उठा लाया। राजू को कहा कि तू जा, मैं शाम को तेरे को लेटर दे दूंगा। अबे यही लिखकर दे दे। ना, मैं किसी के सामने नहीं लिख सकता, मैं अकेले में लिखता हूं। और सुन, मेरी तारीफ करना लेटर में। यह मैं नहीं, तू लिख रहा है। तू अपनी तारीफ क्यों करेगा? अरे हां, अच्छा लिखना लेटर। कोशिश करता हूं। शाम को दुकान पर दे देना, चलता हूं। राजू चला गया। पिताजी इस वक्त चौक पर होंगे। लोहिया जी के साथ पान और चाय पर दुनिया बदलने की बहस चल रही होगी। यह सही समय है प्रेम पत्र लिखने का। मैंने पिताजी की टेबल से एक कागज उठाया और भीतर कई बार मीनाक्षी का नाम लिया और खत लिखने लगा। प्यार सच में कबूतर बना देता है। कबूतर कौन था, मैं या राजू? उफ, लिख लिख लिख, शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कैसे भी मैंने कुछ लिखा और वह फाड़ा, फिर लिखा, फिर फाड़ा। क्या लिखूं? पप्पू के बारे में मैं क्या जवाब दूं? कुछ कागजों के फटने के बाद मुझे एक छोटी कहानी सूझी। मैंने मन में प्रिय मीनाक्षी कहा और लिखा। मैंने पप्पू से साइकिल मांगी थी, तब उसने मुझसे कहा कि वह एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, गहरा प्रेम जिसमें आदमी कबूतर हो जाता है। वह प्रेम में अपनी साइकिल उस लड़की को दे दिया करता था ट्यूशन जाने के लिए। बहुत समय बाद उसे पता लगा कि वह उस साइकिल पर ट्यूशन जाने से ठीक पहले प्रोफेसर कॉलोनी में किसी लड़के से मिलने जाया करती थी। अब तुम पूछोगी कि पप्पू को यह बात कैसे पता चली? तो हुआ यूं कि पप्पू के हाथ गलती से उस लड़के का प्रेम पत्र लग गया। तब से वह साइकिल किसी को नहीं देता है। वह तो मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे पीछे बैठा लेता है, वरना वह साइकिल पर पीछे भी नहीं बैठाता। तुम्हारा लेटर पढ़कर अच्छा लगा। मीनाक्षी को लेटर पढ़ाओ, मुझे कोई भी समस्या नहीं है। आज मैं काले महादेव पर आऊंगा तुमसे मिलने, दूर से तुम्हें देखने। कभी दुकान पर आओ चाय पीने। बाकी अगले खत में, राजू। लेटर शाम को राजू ने जल्दबाजी में लिया। उसे काले महादेव जाना था। मैंने देखा उसकी चाल कुछ बदल गई है। उसका पिछवाड़ा चलते वक्त ठुमक रहा है। मुझे फिर अपने पिताजी की बात याद आई। राजू कबूतर होता जा रहा था। काल्पनिक कहानियां इन्हें ही तो कहते हैं जो असल में झूठ होती हैं। मैंने पप्पू की झूठी कहानी लिखी थी। पप्पू मुझे साइकिल नहीं देता था क्योंकि मैं उसको ठीक से जानता तक नहीं था। मुझे लगा एक टूटे हुए प्रेमी की कहानी में भला किसको इंटरेस्ट हो सकता है, पर मैं एकदम गलत था। ज्यादातर कहानियां जो प्रसिद्ध हुई हैं वह हारे हुए प्रेमियों की है। उफ, 2 दिन बाद राजू झल्लाया हुआ मेरे पास आया। अबे यह क्या चुतियाप मचा रखा है यार? मैंने जवाब पढ़ा। उस पत्र में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी। बेचारा पप्पू, वह लड़की कौन है? फिर क्या हुआ? मैंने कहा था पप्पू को खत्म कर, तूने और बढ़ा दिया। अभी खत्म ही तो कर दिया, अब क्या करूं? अब नहीं लिखूंगा पप्पू के बारे में। ला, जवाब लिखता हूं। अबे फंस चुके हैं। उसने यह लेटर देते हुए मुझसे कहा था मुझे पप्पू के बारे में सारा कुछ जानना है। और मीनाक्षी, वह?
अरे भैया, वह तो और तेज निकली। उसने पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है। कौन सी लड़की? अरे वही पप्पू की लड़की जिसने उसे चूतिया बनाया। मैं लिख सकता था, थोड़ा बहुत टूटा फूटा, पर पप्पू के बारे में मैं खुद कुछ नहीं जानता हूं। और वह लड़की, मीनाक्षी की दिलचस्पी लड़की में है, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वह है कौन? अरे उसकी छोड़ो, यह पप्पू कौन है? कहानियों के मामले में मेरा नंबर प्रथम था, सो इस बात को मैंने चैलेंज के रूप में ले लिया। राजू अभी तक वहीं खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। यह चाय के 10 गुणों की लिस्ट है, जवाब में यह लिख, नीना की दिलचस्पी चाय में जगा। यह कहकर राजू चला गया। अगले लेटर में मैंने पप्पू का जिक्र भी नहीं किया और सिर्फ बात चाय पर ही रखी। 10 गुण चाय के कहकर नीना को चौक पर आने को भी कहा। राजू को अपने चाय के हुनर पर नाज था, पर इससे लड़की इंप्रेस होती है, इसके बारे में मुझे थोड़ा संदेह था। पर इस बार जो भी राजू ने कहा मैंने कर दिया। मैंने लेखकों के बारे में पढ़ा है, वह बहुत गहरे सोचकर लिखते हैं और अपने लिखने के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देते। मैंने राजू को आने दिया, जिसका नतीजा वही हुआ जिसका मुझे डर था। जवाब बहुत खराब आया। नीना चाय नहीं पीती है। उसने जवाब में यह तक कह दिया कि अगर ऐसा लेटर लिखना है तो अगली बार से लेटर देने की कोई जरूरत नहीं है। राजू का पहला प्रेम उसका आखिरी प्रेम होने वाला था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रेम कबूतर का पहला भाग? क्या होगा राजू की प्रेम कहानी का अंजाम? क्या सुनील कभी मीनाक्षी को अपना लिखा प्रेम पत्र दे पाएगा? और अगर उसने दे दिया तो उसकी और सलीम की दोस्ती का क्या हश्र होगा? सच, प्यार आदमी को कबूतर बना देता है। ये सब जानने के लिए सुने प्रेम कबूतर का दूसरा भाग हमारे सीजन फिनाले एपिसोड 150 में। एक और एपिसोड के साथ हम सीजन 3 में 50 एपिसोड का आपको किया वायदा पूरा कर लेंगे। आशा है आपको हमारी चुनी कहानियां पसंद आई। यहां तक आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।